हम लोग इस कार्बन के बारे में ही क्यों स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये लास्ट चैप्टर जो है वो कार्बन से ही रिलेटेड क्यों बताया गया, इसके बारे में पता है? बिल्कुल, है ना। जो आपके नेचर में अपने जो सराउंडिंग में जो जो भी चीजें लाई कर रही हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट जिस एलिमेंट का है वो कार्बन ही है। और कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी एलिमेंट में हम लोग को देखने को नहीं मिलती थी, है ना। उसे क्या कहा गया है? एक प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन अपने एक जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है स्टेबल होने के लिए, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैटिनेशन बोल रहे हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर पा रही है। और इस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। ये स्ट्रेट चेन होती है या फिर लीनियर चेन जिसे कहते हैं। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना, जिसे हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि जो कार्बन की जो ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड स्टेबल हो रहा है इस नेचर में, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटनेशन बोल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन को ही कंसिडर किया गया है इस कंपाउंड में या फिर इस चैप्टर में। और इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी बनती है क्या? कैटनेशन की। एक और प्रॉपर्टी हो टेट्रा वैलेंसी, जहां पे कार्बन की फोर वैलेंसी होती है। और इन फोर वैलेंसी के साथ न केवल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, बल्कि कार्बन एटम ऐसा है जो रिमेनिंग अदर एटम के साथ भी बॉन्डिंग हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलती है। वो एटम्स कौन कौन से? जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे सल्फर हो गया। एक एग्जांपल बताएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे कार्बन भी था, ऑक्सीजन भी था और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन की ऐसी वैलेंसी जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो केवल हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स के या एटम्स के साथ भी देखने को मिलती है। कार्बन की चार वैलेंसी होने की वजह से या फोर आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी को नाम दिया गया क्या? टेट्रा वैलेंसी। इन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को कंसिडर किया जाता है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे जब कभी भी हम लोग किसी भी एटम के मास को भी कंसिडर करते हैं ना, तो उस मास में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? ये कार्बन का एटम, है ना। जैसे अगर मैंने पूछा कि हाइड्रोजन का मास कितना, तो हम लोग बताते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट, वन यू बताते हैं। अगर इसको केजी में डिसाइड किया जाए तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है। उसको ईज़ी बनाने के लिए भी हम लोग किस एटम का कंसीडर करते हैं? इस कार्बन एटम को ही कंसीडर करते हैं। कार्बन के साथ 2-3 तरह की बॉन्डिंग हो जाती है इनको स्टेबल करने के लिए। उसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं। देखो, एक तो प्रॉपर्टी होती है कैसी? पुअर कंडक्टिविटी की। और ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से एग्जिस्ट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से इनकी जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कैसी होती हैं? बहुत लो होती हैं। पुअर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है एक्सेप्ट एक सब्सटेंस में। जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रिमेनिंग मैक्सिमम जो आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं उसमें कैसा कंडक्टिविटी शो हो रहा है? पुअर कंडक्टिविटी शो हो रहा है। एक और प्रॉपर्टी जिसको क्या बोल रहे हैं? नॉन कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। मतलब जिसमें से इजिली कंडक्शन ना हो पाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी ना हो पाए, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स शो करते हैं। एक देखना ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई करना। जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो प्रॉपर्टीज, उसके बेसिस पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। देन नेक्स्ट देखते हैं। ये उसका क्या स्ट्रक्चर? कार्बन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां पे अंदर ये जो है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के। एंड इनकी सराउंडिंग में मूव करने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन के बाद इनके पास जो स्टेबल होने के लिए या फिर इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 4 मोर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? डोनेट कर दें। और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें। ऐसा कर सकते हैं क्या ये कार्बन एटम? नहीं कर सकते ना। देखो, कोई भी एटम या फिर कोई भी एलिमेंट इस नेचर में स्टेबल दो वजह से होता है। एक तो आयन के फॉर्म में और दूसरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, है क्या। आयन के फॉर्मेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आयन फॉर्म कैसे होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जबकि मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। जैसे आयन की हम लोग अगर बात करें तो आयन में एक बढ़िया सा एग्जांपल बन जाता है क्या? NaCl का एक कंपाउंड NaCl, जहां पे ये सोडियम होता है वो कैसा कैटायन फॉर्म कर लेता है। और जो
क्लोरीन होता है वो कैसा फॉर्म करता है, एनायन फॉर्म कर लेता है। मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल देखो एक H2 मॉलिक्यूल, ये H2 मॉलिक्यूल में हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बोले क्या, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह के मॉलिक्यूल में देखने को नहीं मिलते। मीन्स कि जब कभी भी ऐसा हो कि आपके आउटरमोस्ट सेल पे कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे पॉसिबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन को शेयर कर, ट्रांसफॉर्म करना, डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, तो ऐसे केस में अपने पास दूसरा ऑप्शन होता है शेयरिंग का। क्योंकि इस कार्बन एटम में यही पॉसिबिलिटी है, ना तो ये एटम 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह के एटम में नहीं देखने को मिलता। इसके बाद कौन सा ऑप्शन रह जाता है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करके अपने रिमेनिंग जो स्टेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए उसे क्या करना होगा, शेयरिंग करनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अच्छा, उस पे बेस देखना, एक क्वेश्चन छोटा सा था, गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन नॉर C4- एनायन बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। यही रीजन है, ये रीजन मैंने आपको इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में शो करके दिखा दिया था, है ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन एनायन बनाने के केस में न्यूक्लियस के पास इतना नहीं होगा कि वो इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, है ना। और लूजिंग करते समय बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कई बार ऐसा होता है कि एटम डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है। इस वजह से ना तो C4- एनायन का फॉर्मेशन हो पाता है कार्बन के साथ, और ना ही C4+ कैटायन का फॉर्मेशन हो पाता है इस तरह के एटम के साथ। देन नेक्स्ट ऑप्शन बचता है क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अगर एटम स्टेबल होता है तो उस तरह को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्डिंग का मतलब क्या, कि जो एटम्स के बीच में वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इस नेचर में स्टेबल हो रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये टर्म एक आयनिक कंपाउंड से एक्सप्लेन किए जाते हैं और दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड से या कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करे तो अपने पास बचता है क्या, बॉन्डिंग करना, और उसमें बॉन्डिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कंसीडर करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या, जहां पे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, शेयर्ड हो जाए। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल्स बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। शेयरिंग ऑफ किसकी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की पेयर्स की हो जाए। अगर सिंगल पेयर की इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पेयर के केस में उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर टू पेयर, अच्छा पेयर का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अगर टू पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा है टू पेयर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बोला जाता है, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, डबल बॉन्डिंग है। वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी सी स्मॉल शॉर्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कि ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, दो इक्वल साइन जैसा जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद आता है क्या, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और यहाँ पे इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। उससे पहले इनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज भी बताएं, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है। लगभग एक जैसी है, जैसे कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो मैच करती हुई आपको इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में भी देखने को मिल जाती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जहां कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है वहां पे ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम वैसी जैसे कार्बन कंपाउंड्स में थी। एंड इसके बाद क्या, पुअर कंडक्टिविटी, जैसा आपके कार्बन कंपाउंड में देखने को मिली थी, है ना। अच्छा, इनके अगर हम लोग टाइप की बात करें तो जैसा मैंने बताया, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, किसकी, H2 मॉलिक्यूल की, है ना। तो कैसे करते हैं, देखो पहले तो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, एक एटम और उसके आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो एक H को रिप्रेजेंट करने के बाद एक डॉट रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब क्या कि इस एटम में आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मुझे किसको ड्रॉ करना है, H2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे दूसरा H एटम दोबारा लेना होगा, एंड देन इसको डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार अगर सेम तरह की आपको एक सिंपल से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो डॉट वाला रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है तो ऐसे केस में हम लोग कई बार डॉट एंड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑक्टेट, देखो ऑक्टेट का वैसे तो मतलब होता है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑटोमोस्ट सेल पे कितने हो जाए, 8 हो जाए। लेकिन ये जो छोटे एटम्स होते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म के एटम्स होते हैं, यहाँ पे बोलने को तो बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे जो आउटरमोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटिंग की जाती है ना, फिलिंग की जाती है, वो किसके बेसिस पे की जाती है, इसके नियरेस्ट जो स्टेबल गैस है या स्टेबल नोबल गैस है जिसे हम लोग हीलियम बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ओनली 2 होता है। मतलब सेल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और 2, क्योंकि उस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अचीव हो गए, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये स्टेबल है। इसी स्टेबल एटम के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने जैसे ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, कि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शो हो रहा है ना? और जब कभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग है, इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि H डैश H, जहाँ पे ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर बोले क्या, सिंगल सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, है ना? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुई है। अच्छा, मीथेन, CH4 में भी हम लोग को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है। कार्बन की आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कार्बन की आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके पास जो कमी होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसे फुलफिल कर देता है कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, क्रॉस का साइन यूज कर लेता हूँ, है ना? जब सेम टाइप के एटम्स को आपको बॉन्डिंग में नहीं दिखाना है, तो हम लोग क्रॉस का भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। ये क्रॉस जो H के साथ लगा रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी बॉन्डिंग जो करते हैं ना, उसको ध्यान में रख के ये करते हैं कि सभी के ऑक्टेट पूरे हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने वाला है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग जो देखेंगे वो कितने देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग करूँ, इस हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग करूँ, तो ये बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से की जाएगी, ऐसे। इस हाइड्रोजन के लिए कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग की जाएगी, इस हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से बॉन्डिंग की जाएगी, एंड देन ये हर हाइड्रोजन एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये शेयरिंग किसकी वजह से हो पा रही है, ये कार्बन एटम की वजह से, जिसके पास खुद के 4 एटम्स थे, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ ये भी क्या हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। तो कार्बन के जो 4 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एटम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिलके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद के हैं, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन को वो रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन एटम से शेयर कर लेता है। एंड फाइनली ये बना लेता है क्या, एक कोवेलेंट कंपाउंड जो इस नेचर में एग्जिस्ट होने लगता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो एग्जांपल बताओगे एक, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन कितने, 6 ना, 1 2 3 4 5 6। सेम तरह के O2 मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, ये O2 का मतलब क्या, यहाँ पे O3 क्यों नहीं लिखे, एटॉमिसिटी 2 है मेरे, बिल्कुल O3 ओजोन होता है, उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 3 होती है, इस वजह से उसको O3 रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये अपने पास क्या, एक सिंगल एटम किसका, ऑक्सीजन का, जिसके आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसको इस तरीके के डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। सेम अगर मुझे इसको बॉन्डिंग करनी होगी सेम टाइप के एटम से, तो बेटर क्या कि एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज करके ऑन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जैसे ही दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। कितने हो गए यहाँ पे, 6 इस एटम के, और 2 दूसरे ऑक्सीजन एटम के, टोटल कितने हो गए, 8। यहाँ पे 6 खुद के इस एटम के, और 2 दूसरे एटम के, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये भी क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये शो करती है कि यहाँ ऑक्सीजन के बीच में कैसा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, एक और हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल बताओगे जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, C2H4, इथीन। ठीक है, इसको अगर हम लोग को ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल कार्बन एटम जिसकी आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। दूसरा कार्बन एटम जिसकी आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। एंड इसके बाद रिमेनिंग जो इनकी एम्प्टी
ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन और इसके साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे 4 और ये 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के लिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके जैसे ही दूसरे कार्बन एटम के, तो 4 प्लस 2 6, रिमेनिंग कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? आपस में शेयर हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला जो कार्बन एटम है ना, वो क्या हो जाएगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल होने लगेगा। सेम वही कहानी यहाँ हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ। रिमेनिंग इस कार्बन एटम को स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? 1 2 3 4 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन, 5 6 सेम कार्बन इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए हुए हैं। रिमेनिंग जो 2 रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी किससे? हाइड्रोजन से। कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन को आप इस तरीके से बैलेंस कर बॉन्डिंग बना लेंगे इस तरीके से। बस लास्ट में ये ध्यान ध्यान देना कि आपकी जितनी भी ये सर्किल बन रहे हैं ना, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिख जाए कार्बन और दूसरे एटम में, और 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कुछ ऐसा 2 4 6 एंड 2 8, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करूँ, स्ट्रक्चर, अच्छा ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जहां पे एटम के सराउंडिंग में डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? सी डबल बॉन्ड सी एंड देन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। क्योंकि इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो हर कार्बन एटम में हम लोग को कार्बन के साथ केवल इस तरह की 4 लाइन ही दिखती है, ना तो 4 से ज्यादा ना 4 से कम। ठीक है, ठीक, आगे बोलते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है, तो N2 मॉलिक्यूल को इजीली वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन कितने? 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एंड इसकी बॉन्डिंग कर देनी कुछ इस तरीके से, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, एंड इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, ये N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला C2, कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के, एंड ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर यहाँ पे ना ड्रॉ करना चाहो तो ये ड्रॉ करने का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है सुटेबल वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड देन ये इसको एच से कंप्लीट कर लेंगे, ये भी एच से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। 6 + 2 8, और ये 6 + 2 ये 8, हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से। और आपका ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हो जाता है? शेयरिंग के बाद स्टेबल हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, हर कार्बन के साथ क्या? 4 लाइन सी केबल दिखेंगी। इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड की कहानी। अच्छा, इसके बाद बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जहां पे मेनली जो है ना वो कार्बन ही स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर ये दूसरे वर्ड में बोलें कि कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग जो देखने को मिलती है जिस तरह के कंपाउंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके अपने चैप्टर्स में ना 6 डिफरेंट टाइप के एक्सप्लेन किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन देखो, अगर वर्ड से ही एक्सप्लेन किया जाए ना तो केवल वर्ड ही एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोकार्बन में एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। हाइड्रोकार्बन अगेन 2 टाइप से डिवाइड कर दिए गए थे। एक टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा टाइप होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। सैचुरेट में, इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये, अच्छा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगेन 2 डिवीजन हो जाता है बॉन्डिंग की बेसिस पे। एक डिवीजन जहां पे अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में है तो उसे हम लोग एल्कीन्स बोलते हैं, और जहां पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये जनरल फॉर्मूला इसका, इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या, इथेन था, है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान रखें, कि जनरल फॉर्मूला कंपाउंड को देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है वो किस हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। इसके बाद उसकी नेमिंग के लिए जो प्रीफिक्स होते हैं ये भी ध्यान में रखना होगा, कि कौन कौन से प्रीफिक्स के बेसिस पे या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे इनके नाम को किस तरीके से लिखा जाता है। अगर वन सिंगल कार्बन एटम है तो नाम कहाँ से स्टार्ट होता है? मैथ से।
सेकेंड कार्बन, अगर दो कार्बन एटम है तो नाम कहाँ से स्टार्ट होगा? एच से। तीन कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सारे के सारे प्रीफिक्स हैं जो डिपेंड करते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से। अगर 8 कार्बन एटम्स हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, तो उसका नेमिंग जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? ऑक्ट से होगी। इसके बाद जो ये ANE लिखा हुआ है ना, ये तो डिपेंड करता है कि आपके किस कैटेगरी की ये कंपाउंड्स हैं। जैसे सिंपल से अगर हम लोग बात बताएं कि ये जो कंपाउंड जो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एल्केन के एग्जांपल है। कि अगर एडजेसेंट कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो वेरिएशन आ जाए कितने का, CH2 का, तो ये क्या सीरीज कहलाती है? इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज C4H10 और ब्यूटेन, राइट द अदर थ्री होमोलोगस सीरीज मेंबर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अगला मेंबर कौन सा है वो हमें बताना है, थ्री नेक्स्ट मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को पूछा गया है, उसको एक्सप्लेन करना है ना? अच्छा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी मैंने आपको बताया था, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास इसका CH2 का? 14 U, है ना? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सेम वही, एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है एल्काइन। इनका जनरल जो फॉर्मूला है, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2, वो C5H12 लेते हैं। इसका नाम क्या? पेंटेन ना। अगर इससे पूछा जाता है क्या कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या? ये डैश वाला स्ट्रक्चर, है ना? यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले 5 कार्बन एटम्स, 3, 4 एंड 5, और रिमेनिंग सारी क्या? हाइड्रोजन से इसके कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम लोग केवल सिंपल इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? आइसोब्यूटेन, है ना? पेंटेन, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं? देखो, ये तो एक लॉन्ग चेन होती है ना, कार्बन की एक ये लॉन्ग चेन। उससे पहले एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। 1 2 1, इसका इसका नेम बताओ कि इसका IUPAC नेम बताना जरा मुझे क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक। इसका IUPAC नेम बताओगे क्या? IUPAC नेम? ब्यू ENE, ठीक। अगर मैं इसी को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, C1 2, कुछ ऐसा इस तरीके से, तब कुछ नाम में वेरिएशन आएगा या फिर सेम वही नाम रहेगा? सेम टू सेम, ओके। एक और छोटा सी बात, ये इसी को अब जरा ध्यान में देना कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डबल बॉन्ड कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर का फॉर्म? पेंट, PNTENE, नहीं? ठीक। बेटा थोड़ी सी बात समझना, जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना और बॉन्डिंग की जब बात करते हैं आइसोमेरिज्म में, या फिर आगे जब कभी भी हम लोग को नोमेनक्लेचर में कोई नए तरीके का फंक्शन ग्रुप ऐड करना होगा, तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना? वो अलग रिप्रेजेंटेशन, जैसे आइसोमर में भी वो चीज देखने को मिलती है कि अगर मैंने ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया होता, एक सेकेंड, इस तरीके का 1 2 3 4, इसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया होता क्या? CH3, एंड देन यहाँ पे क्या? सारे के सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। इसका नाम क्या होता? या फिर एक और कार्बन ऐड कर देता हूँ मैं ऐसे इस तरीके से, इसका नाम बताओगे क्या? है ना? आइसोपेंटेन। इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाए तब क्या बताएंगे? आइसोपेंटेन नहीं, मैं IUPAC नेम अगर पूछूं तो क्या बताएंगे इसका नाम, इस कंपाउंड का या इस स्ट्रक्चर? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब क्या होता है? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नहीं? वेरी गुड। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 की बात करूं तो नाम तो इसका कैसा होना चाहिए था? हेक्सेन होना चाहिए था, है कि नहीं? क्लियर है कि इसमें टोटल के टोटल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर में कितने कार्बन आइटम है उसके बेसिस पे इसका नाम कैसा होना चाहिए था? ये अपने पास लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 एंड ये 6। बट अगर आइसोमेरिज्म के बेसिस पे इसका IUPAC नेम का जो नोमेनक्लेचर बताया गया है ना, वो कुछ इस तरीके से नहीं बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि आपका जो ये ग्रुप है ना, जैसे ये कौन सा ग्रुप होता है, जैसे हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं, है ना? इसे क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं। इस एल्किल ग्रुप को जहां पे आपने कनेक्ट किया है ना, आपकी बार उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं ना, तो कॉमन नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके बेसिस पे इसका नाम डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो कॉमन नेम बन गया कैसा?
आइसोहेक्सेन बन गया। ये कोई दिक्कत नहीं, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसा पूछ रहा हूँ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम बोलते हैं, है ना, आईयूपीएसी नेम बोलते हैं, जिसको स्टैंडर्ड नेम से रिप्रेजेंट किया गया है इनके नेम के लिए, टू मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे भी कुछ अलग सा तरीका बताया गया कि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, या कोई भी अगर डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन एटम से कनेक्टेड है, उसका आईयूपीएसी अगर मुझे लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे लिखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने टू क्यों बताया, यहाँ पे टू क्यों बताया था, ये देखते हैं कि इस तरह का जो ग्रुप है ना, वो नियरेस्ट किस कॉर्नर से। ठीक है, अगर ये सी एस थ्री यहाँ पे होता ना, सी एस थ्री यहां से होता, तभी हम लोग इस तरह से काउंट करते इस तरफ से, कि जहां से ये एल्किल ग्रुप या कोई भी ग्रुप नियरेस्ट हो, वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी ये ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड से नियरर है, इसलिए यहाँ पे इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन नाम दिया गया, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसकी वजह से आईयूपीएसी में जो इसका नोमेनक्लेचर बना वो कैसा बन गया, टू मिथाइल की सेकेंड, इस पूरी लॉन्ग चेन के सेकेंड कार्बन एटम पे एक एल्किल ग्रुप कनेक्ट है जिसमें एक कार्बन एटम है, जिस वजह से इसका नाम जो हो गया वो क्या हो गया, टू मिथाइल। एंड लॉन्ग चेन में लाई करने वाले कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पे फाइव, जिसकी वजह से यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया, पेंटेन लिख दिया। वैसे ही नेमन नोमेनक्लेचर हम लोग ने यहाँ पे भी बताया गया था, कैसा, कि ये जो बॉन्ड है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये किस कार्बन एटम पे कनेक्टेड है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, एंड सेकेंड कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड, एंड इसके बाद क्या, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं उसको समझना। सबसे पहले क्या, इस लॉन्ग चेन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज करेंगे, जो पांच कार्बन की वजह से पेंट, एंड इसके बाद क्या, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है पूरी पूरी लॉन्ग चेन में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और किस कैटेगरी में लाई करने लगा, एल्कीन की, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे नाम कैसा लिख देंगे, ईन लिख देंगे। एंड इसके बाद आईयूपीएसी नेम की जब हम लोग बात करते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में इसका रिप्रेजेंटेशन और बताते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस कार्बन एटम के साथ कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, टू डैश इन, इसका नाम बन जाता है क्या, पेंट टू डैश इन। अगर आईयूपीएसी की नाम नेमिंग की बात की जाए, तो ये उसका क्या होता है, करेक्ट नोमेनक्लेचर होता है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, इस तरह के कंपाउंड में, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है ना, इसलिए इसका ब्यूटीन कहना ये भी सही है, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ब्यूट वन ईन। अब क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना, इसलिए कई बार इसको वन को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन अगर ये फर्स्ट कार्बन एटम से कनेक्ट ना होके लॉन्ग चेन के अंदर के किसी भी कार्बन के साथ ऐसा कनेक्शन ये दिख रहा है, डबल कोलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोलेंट बॉन्ड, तो हम लोग उसके नेमिंग के लिए कुछ ऐसा पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे अगर नाम एक्सप्लेन करने की बात करते तब क्या करते, इसमें से काउंट करते कि डबल कोलेंट बॉन्ड किस कॉर्नर से नियरर है। अगर यहाँ से फर्स्ट सेकंड कार्बन यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड काउंटिंग मिल रही है, या फिर यहाँ से सेकंड काउंटिंग मिल रही है, तो ऐसे केस में हम लोग कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट टू वी। ठीक है, अगर वन टू थ्री उसके बाद अगर इस तरीके की नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे बेटा, नियरर किधर से है, इधर से, जिधर से आपको इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है ना, नियरर जहां से होंगे, काउंटिंग वहां से करनी होगी, ये वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे नाम जो आएगा वो कैसा आएगा, पेंट टू आइन, ट्रिपल कोलेंट बॉन्ड ना, इसकी इसकी जो एंडिंग होगी वो वाई एन ई सी होगी। आगे बढ़ते हैं, आइसोमर की बात कर रहे थे। आइसोमर कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जहां पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो कैसा हो, सेम हो, बट डिफरेंट हो क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, इसमें सबसे बढ़िया सा एक एग्जांपल मिलता था किसका, पेंटेन का, पेंटेन, जिसको हम लोग अगर कॉमन नेम में बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एन पेंटेन बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कॉमन नेम, कॉमन नेम, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या, इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी का मतलब पता है ना क्या है, जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए, या जो जो यूनियन ऐसी जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, जो एक्सप्लेनेशन देती है कि किसी भी कंपाउंड को क्या नेम से हम लोग उसको समझेंगे।
तो सबसे पहले अगर नॉर्मल पेंटेन को ड्रॉ करें तो सिंपल जिस तरीके से हम लोग अभी तक ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, एंड इसके सभी के साथ क्या, हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट कर देंगे। और ये बन जाएगा क्या, सिंपल सा जो ये लिख नहीं रहे ना यहाँ पे अदरवाइज समझना क्या है, सब जगह एच कनेक्टेड है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करी जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, C5H12। ठीक है, हर जगह पे 1 2 3 4 5 हर जगह पे क्या कनेक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, पेंटेन बन जाएगा। ये कॉमन नेम उसका क्या, एन पेंटेन। अगर आईयूपीएसी की नाम आईयूपीएसी की बात करें तो इसका नाम लिखा जाता है कैसा, सिंपल क्या, पेंटेन लिखा जाता है। ठीक, अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जैसा ये स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 4 एंड ये 5, इसके साथ क्या, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हैं, ये कुछ ऐसा है ना। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो सेम बना रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, और हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 12। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हमेशा सेम बना रहता है। बस चेंजिंग जो होती है उसके स्ट्रक्चर में हो जाती है। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम बना रहता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर वेरिएशन आ रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन होगा इसका कॉमन नेम। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, उसको लिखने के लिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लॉन्ग चेन के बेसिस पे यहाँ पे ये वाला टर्म यूज करते हैं ना, जो लॉन्ग चेन में हम लोग को कार्बन मिल रहे हैं ना उसके बेसिस पे ये नाम डिसाइड करते हैं। थर्ड एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का कार्बन और इनके साथ सभी के साथ हाइड्रोजन। और ये बन जाता है क्या, एक और स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम यही होगा। और इसको जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, नियोपेंटेन नाम देते हैं, नियोपेंटेन इसका कॉमन नेम। और अगर नाम लिखना चाहे इसका आईयूपीएसी नेम तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल, मिथाइल एंड देन प्रोपेन। प्रोपेन की कहानी ये लॉन्ग चेन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था टॉपिक तुम्हारा क्या, आइसोमर वाला, है ना। ये तो मैंने जनरल बता दिया, लेकिन इसमें कई सारे ट्विस्ट आते हैं। वो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन के फॉर्म में जब मिलेंगे तो उसको और समझने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, वो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे हम लोग को रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। है ना, इसमें भी बेटा देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अभी देखो समझो थोड़ा सा। देखो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है कैसा, सैचुरेटेड, कैसा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, एक ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे छोटा जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, वो कौन सा होगा, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे, जैसे 1 2 एंड 3। ये सबसे सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो सैचुरेटेड फॉर्म का है ना। और इनकी बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ हर जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, कार्बन के 4 जो लाइन से उनको फिलफिल कर देंगे, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कि कैसा कंपाउंड जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर ये कॉम्बिनेशन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वहीं अगर उस स्ट्रक्चर में मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, C3H6, है ना। C3H6, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें ना तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला किसका होता है, C3H6 का, किसका होता है, प्रोपीन का होता है, प्रोपीन का होता है। ठीक है, यहां पे इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, यहां पे नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कंफ्यूजन वैसे तो कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा कि ये बताओ कि ये C3H6 क्या है, ऐसा नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि C3H6 के क्या दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में हम लोग साइक्लिक के फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल जो ब्रांच जो चेन थी उसके बेसिस पे भी दिखा सकते हैं। या फिर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वर्ड लिखा जरूर होगा कि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है कि सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन जो है वो दूर रखना, और बिल्कुल ऐसे डाउट में नहीं होना कि C3H6 में मुझे करना क्या है।
है ना? वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है ना? अच्छा, इसके बाद का अगर मैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ड्रॉ कर दूं तो वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा क्या? इसका नाम बताओगे क्या होगा? इसका फॉर्मूला? ठीक है, इस तरीके से हम लोग सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम टू सेम वैसा ही जैसा C4H8 जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन नेमिंग जो होगी ना वो कैसी होगी? साइक्लो एल्केन के फॉर्म में होगी। ठीक है, नेमिंग जो होगी उसमें साइक्लो वर्ड जरूर यूज किया जाएगा, भले इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो मैच करता हुआ है किसके साथ? एल्कीन के साथ। अच्छा, दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना? एक इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल बनता है किसका? ये इसका नाम शायद आपको पता होगा, कुछ ऐसा, बेंजीन, जहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा, सी, हो गया 6 ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, वेरी गुड। और रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? बस ये ध्यान देके कनेक्ट करते हैं कि कार्बन के 4 लाइंस कंप्लीट हो जाए, जैसे इस कार्बन के साथ 1 2 3 सिंगल एक लाइन बची हुई है, एच कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H6। ठीक है, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसा क्या है। अदरवाइज ये है तुम्हारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा दिया जाता है। तो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। देन आती है किसकी बारी? फंक्शनल ग्रुप की बारी, है ना? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या? हेटेरो एटम्स का मतलब क्या कि हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे अगर एटम्स कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना, कार्बन के साथ, तो एक नया ग्रुप रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी बेसिस पे हम लोग उसको अलग कंपाउंड के फॉर्म में समझ रहे हैं। अलग अलग कंपाउंड का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 6 टाइप के हम लोग के सिलेबस में दिए हुए हैं, है ना? इसमें से सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्या? हाइड्रोकार्बन, है ना? दूसरा क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से इनको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो अल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उसके लिए हम लोग को हेटेरो एटम्स के बारे में बताया गया है, जहां पे कार्बन जो है हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम से भी क्या हो जाता है? बॉन्ड बना के स्टेबल होने लगता है। इसी की सीरीज में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में बताया गया, सबसे पहला जो ग्रुप बताया गया वो कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है ना? अल्कोहल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश ओएच से, है ना? जहां पे डैश का मतलब क्या? कि ये सेपरेट आपको OH, सिंगल बॉन्ड जो एक इम्पटी है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। और बॉन्डिंग बनाने के लिए जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक टर्म छूट गया, एल्किल ग्रुप बोलते हैं जिसे हम लोग, है ना? एल्किल ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला बताओगे एल्किल ग्रुप का क्या होता है? जिसको हम लोग मिथाइल बोल रहे हैं, दैट इज डैश CH3 ना। दूसरा एग्जाम्पल, डैश C2H5। और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? ये हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल, इसी कार्बन के बेसिस पे हम लोग इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। C3H कितना हो जाएगा? 7, C3H7। एक जनरल सा टर्म हर जगह पे हम लोग को देखने को मिलेगा, वो कौन सा टर्म होगा? होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड टर्म है। ठीक है ना? मतलब क्या? CH2 वाला कॉम्बिनेशन, CH2 वाला कॉम्बिनेशन अगर आप एल्किल ग्रुप में देखोगे तब भी मिल जाएगा। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप के किसी भी एग्जाम्पल में देखेंगे ना, ये CH2 का कॉम्बिनेशन हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अल्कोहल ग्रुप का जो नेमिंग होता है ना, उसको IUPAC में कैसा डिसाइड किया जाता है, कैसा लिखा जाता है? IUPAC के बेसिस पे अगर लिखना चाहें किसी अल्कोहल का नाम, तो लिखते कैसे हैं? एल्केन, और ई की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं? OL, ऑल यूज कर लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा, एक बढ़िया सा इसका छोटा सा एग्जाम्पल, क्या सबसे पहला एग्जाम्पल? मेथेनॉल, है ना? OL, मेथेनॉल। यहाँ पे OL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये पूरा कंपाउंड क्या है? एक अल्कोहल। मेथेनॉल का फॉर्मूला बताओगे क्या? देखो, OL लगा हुआ है, इसका मतलब डैश OH तो हो गई, बिल्कुल। साथ में मैथ लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कितने कार्बन होंगे? सिंगल कार्बन। और डैश के साथ लगने वाला जो ग्रुप होगा एल्किल ग्रुप में ना, इसमें एल सी CH3 ओनली, CH3OH तो लग ही गया अल्कोहल के लिए, और CH3 मैथ की वजह से। ठीक है, चलो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना पूरे के फॉर्म में, तो इसका स्ट्रक्चर भी वहां पे ड्रॉ करके बताते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। सेकेंड होता है जिसे हम लोग एल्डिहाइड्स बोलते हैं, एल्डिहाइड्स ग्रुप बोलते हैं।
इसका ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है या इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जिसको हम लोग डैश सी एच ओ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें तो कैसा कर सकते हैं बेटा, सी डैश डबल बॉन्ड ओ और डैश एच, सही है। बिल्कुल। जो ओ होगा ना, इसके साथ हमेशा दो ही बॉन्डिंग दिखेंगी, ये भी हम लोग को पता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, और इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जब कभी भी बॉन्डिंग बनाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग को केवल दो ही बॉन्ड दिखेंगे ऑक्सीजन के साथ। जबकि कार्बन के साथ कैसा होता है, कार्बन के साथ 4 बॉन्डिंग हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होती है ना। हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, डैश सीओएचओ। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ लगा हुआ है, तो उसका जो आईयूपीएसी नेम का जो नोमेनक्लेचर होता है, उसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी वर्ड होता है एल्केन, एल्केन जो वर्ड होता है, इसमें क्या करते हैं, ई को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, ए एल से, है ना। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सी एच टू ओ। अच्छा, अ, ठीक। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ए एल लगा है एक, तो डैश सी एच ओ कन्फर्म है कि होगा। इसके बाद क्या है, एथ है, इसका मतलब क्या कि C2H5 होगा यहाँ पे, है कि नहीं। अगर हम लोग ऐसा बताएंगे ना, C2H5 CHO, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। मैं आपसे ये पूरा कंबाइंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ही यूज करने वाले हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि C3H6O, इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है। तो ऐसे केस में कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्डिहाइड कोई बिलोंग कर रहा है, वो हम लोग का अल्कोहल कोई बिलोंग कर सकता है, कीटोन कोई बिलोंग कर सकता है। उसके लिए हम लोग सारी चेकिंग करते हैं, वो जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से इसको समझ लेते हैं कि क्या ये किस कंपाउंड को बिलोंग करता है। अदरवाइज यहाँ तक के केस में अभी अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे अगर तुम्हें ओ एल मिल जाए ना, तो ओ एल से एक सिंपल सी चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन सा है, ओ एच है। इसके बाद कि मेरे पास कौन सा एल्केन का पार्ट कनेक्ट है, एल्केन का मतलब क्या, कौन सा एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे मैं उसका नोमेनक्लेचर कर सकता हूं या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। उसी तरीके से अगर एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, एल्डिहाइड में ये लास्ट में हम लोग को हमेशा कैसा दिखने वाला है, एल दिखने वाला है। इस एल का क्लियर साफ मतलब ये है कि डैश सीएचओ एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है। और जो ये क्या मैंने सही लिखा है, बेटा देखना, ध्यान से समझना। एथेनॉल का मतलब क्या कि टोटल कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं, टोटल कंपाउंड की बात करते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं, ना कि इस एल्किल ग्रुप के बेसिस पे। यहाँ पे एक कार्बन एटम तो आ ही गया इसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। अब मुझे टोटल कितने कार्बन एटम चाहिए कंपाउंड में, एथ की वजह से 2 कार्बन एटम चाहिए। एक कार्बन एटम यहाँ, तो दूसरा जो कार्बन एटम है ना, वो यहाँ पे रहेगा। और सिंगल कार्बन एटम की वजह से यहाँ पे जो अल्किल बनेगा ना, वो कौन सा होगा, मेथिल होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे CH3CHO बनेगा। ठीक है। वो C2H5 को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं एक और लिखना चाहूँ कि पेंटेनल लिखना है मुझे, एल लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एल है, इसका मतलब क्या, डैश CHO, PENT मीन्स 5 कार्बन एटम्स। मुझे पूरे कार्बन एटम में 5 कार्बन एटम चाहिए, जिसमें एक कार्बन एटम इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। अगर सिंगल कार्बन एटम यहाँ पे कनेक्टेड है, तो रिमेनिंग 5 करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 4 कार्बन एटम चाहिए होंगे। और 4 से बनने वाला जो एल्किल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, C4 एंड H कितना, 9। ठीक है। C4H9, जो इसका जनरल फॉर्मूला यही तो है ना, CnH2n+1, C4H9 एंड देन साथ में CHO, ये बन गया क्या मुझे, पेंटेनल का फॉर्मूला बन गया। तो इसका ध्यान रखना कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। बाकी अभी मैं केवल ग्रुप बता रहा हूँ, इसको जब आगे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बेटा देखो, ये दो तो ये हो गए, बाकी अपने पास अभी कुछ और भी हैं, जैसे एक कीटोन हो गया, ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद हो जाएगा क्या, फिफ्थ वाला, हेलो अल्केन्स, है ना। कुछ छूट गया एक, पका ना, अ, पका छूट गया तो नहीं ना, ये तो हाँ ठीक, एक हाइड्रोकार्बन वो पूरा पहले हो गया। ठीक ठीक, 6।
टोटल 6 मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जिसमें पहला क्या था, हाइड्रोकार्बन था। इसके बाद अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोएल्केन्स, है ना। अ, वैसे बेटा अभी समझने की कोशिश करना, लास्ट में एक टेबल और ड्रॉ करके दिखा देंगे, उससे कुछ चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल यहीं से आगे स्टार्ट कर लेंगे।